Hello everyone, I'm Deepika and I hope you all are doing well. Today we are going to study about central force in motion. So, the first point to be considered is what are the central forces? So, हम अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो सेंट्रल फोर्स है उसकी क्या फीचर्स हैं या वो होती क्या है, उसके बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो मेन रहेगा वो रहेगा उसका प्लैनेटरी मोशन में क्या यूज़ है और किस तरीके से हम यूज़ करके हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये वाला चैप्टर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लासिकल मैकेनिक्स का। अगर आप CSIR नेट फिज़िक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जो चैप्टर है ये बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एक बार समझ आने के बाद जो सीधे फॉर्मूले हैं आप वो लगा सकते हो। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलेज हैं, बिल्कुल इजी गोइंग रहेगा सब कुछ। ये चैप्टर इतना टफ नहीं है और स्कोरिंग भी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें देखना है कि सेंट्रल फोर्स क्या होती है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी जिसमें ये चैप्टर है तो वो भी सारा कंटेंट मैं चाहूँगी कि इसी के अंदर मैं दे पाऊँ आपको। तो इसकी कई वीडियोस बनाऊँगी और फिर उसके बाद इसके अंदर मैं धीरे धीरे उस चीज़ को आपके सामने लाती रहूँगी। तो सबसे पहले सेंट्रल फोर्स क्या होती है। Hence, a central force on an object is a force that is directed towards or away from a point called center of force. अच्छा, जो इसकी डेफिनेशन है वो अगर हम इसकी जब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को लिखें तो वो है हमारी जो सेंट्रल फोर्स F है वो इक्वल टू प्लस माइनस मोड ऑफ FR इंटू आर। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये हमें दे रहा है मैग्नीट्यूड, और जो ये वाला पार्ट है ये हमें दे रहा है डायरेक्शन। ये है हमारी सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स क्या होती है, FR, यानी कि जो फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसकी बात हम करेंगे, इस डायरेक्शन में है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो ये R है ये डायरेक्शन देगा। जैसे सबसे जो बेसिक एग्जाम्पल है हम लें ग्रेविटेशनल फोर्स का। जैसे कि अगर फर्स्ट हम कंसिडर करें ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम कि अगर मैं एक पार्टिकल, एक मास m है हमारे पास, जिसको मैं नाम दे रही हूं m1, और एक फोर्स एक मास हमारे पास यहाँ है जिसका मास है, एक मास यहाँ है जिसका मास m2 है, और ये इसके बीच में क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो इस पोजीशन वेक्टर को r, और इस पोजीशन वेक्टर की एक डायरेक्शन जो रेडियली आउटवर्ड ले रहे हैं हम वो है r। तो इस केस में अगर ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, तो एक को हमने एक मास को ओरिजिन पे रख दिया। तो हमें ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है कि दो कोई भी मासेस हैं तो उनके बीच में हमेशा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम मान लेते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होएगा, ऐसे ही होएगा ना, m1 जो है वो m2 अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरफ आएगी फोर्स की डायरेक्शन। तो अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है तो ये इस साइड क्या है, r हमारा इस डायरेक्शन में है। तो इस केस के लिए अगर हम F लिखें तो क्या आएगा, माइनस FR। ये जो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, माइनस F इंटू में R।
ये कौन सी फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये रहेगी। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये इस आर वेक्टर, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माने तो इस वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आएगा माइनस। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो अगर नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्स है। क्लियर हो रही है ना ये चीज, ये अट्रैक्टिव फोर्स होएगी। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल लें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअल में हमें इसकी फोर्स पता होती है, वो क्या होती है, F इज इक्वल्स टू G, दोनों मासेस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली जो फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो ये मैग्नीट्यूड यही आएगा। तो ये वाला जो फोर्स है हमें जो यहाँ फोर्स मिलती है ये सेंट्रल फोर्स होती है। सेकंड एग्जांपल अगर हम लें, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होएगी। तो सेकंड जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेम चीज हम यहां से कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ लिखा है प्लस क्यू चार्ज और एक चार्ज आर डिस्टेंस पे है जो कि माइनस क्यू चार्ज है, तो अगर मुझे निकालना है कि माइनस क्यू चार्ज के ऊपर प्लस क्यू की वजह से कैसा फोर्स होगा, अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी यही डायरेक्शन होगी इसकी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगेन जो इसकी फोर्स है वो क्या आएगी, नेगेटिव, यानी कि जो एफ आर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, यानी मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स है ये। अच्छा, अगेन हम इसी के अंदर अगर ये चेंज कर दें कि जो ये वाला फोर्स है, इस फोर्स को, ये वाला जो मास है, ये मास अब प्लस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, तो इस केस में देखो क्या होएगा, आर तो हमारा यही है, इस केस में फोर्स भी हमारी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी कि ये हम एफ आर की बात कर रहे हैं जो इस आर के अलोंग लग रही है। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो एफ आर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और इसको हम क्या कहते हैं, रिपल्सिव फोर्स। अच्छा, हमें ये तो हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स होएगी। इस प्लस और माइनस का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव और अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि अट्रैक्टिव के केस में आर से अपोजिट हो जाता है एफ, और इस केस में जो सेंट्रल फोर्स है वो इसके ही अलॉन्ग डायरेक्शन में है रिपल्सिव फोर्स के केस में, इसीलिए यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस केस में हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इसका बिल्कुल इजीली। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक सेंट्रल फोर्स ऐसी फोर्स होती है किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे यहाँ प्लस क्यू के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट पे, जो कि हमेशा या तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ फोर्स, जो कि हमने ओरिजिन लिया है इस केस में। तो जो सेंटर ऑफ फोर्स है इससे या तो डायरेक्टेड अवे होगी या टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स होगी। तो हमेशा हमारे पास एक पॉइंट होगा जिसे हम सेंटर ऑफ फोर्स कहेंगे,
जिसके अलोंग या तो अलोंग फोर्स लग रही होगी डायरेक्टेड अलोंग या फिर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको हम क्या करते हैं, ओके एक और है, तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन अगर हम उसे लिखें तो उसको बिल्कुल सिंपली इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये अगर हमारे पास x 3 डायमेंशन में x y एंड z है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमारे पास एक मास m है, तो इस ओरिजिन से ये जो ओरिजिन है इस क्या कहते हैं इसको, इस ओरिजिन को सेंटर ऑफ फोर्स। तो सेंटर ऑफ फोर्स से इस मास के यहाँ से यहाँ तक जो रेडियल यहाँ पे ये बन रहा है, ये मास है हमारे, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियल डिस्टेंस है r, और ये r कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये बेसिक डेफिनेशन है सेंट्रल फोर्स की, कि एक हमारे पास ओरिजिन होगा जहाँ से हम इसके ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, और जो फोर्स है वो या तो हमेशा रेडियली डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन या सेंटर ऑफ फोर्स होगी या अवे होगी। तो जो हमारी फोर्सेस हैं वो किस किस डायरेक्शन में हो सकती हैं, या तो इस डायरेक्शन में होगी F, यही जो एफ आर है, तो ये जो एफ आर हमारा होगा अगर इस डायरेक्शन में है तो क्या होएगा, अट्रैक्टिव फोर्स एंड साइन विल बी नेगेटिव। ठीक है, अभी इसी में अगर जो हमारी डायरेक्शन है फोर्स की वो क्या होएगी, इस डायरेक्शन में है, तो हम क्या कहेंगे कि जो एफ आर है वो कैसी फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, और ये पॉजिटिव होएगी। ठीक है, तो ये वाली क्या है हमारी, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स, और जो ये है टूवर्ड्स सेंटर ऑफ फोर्स। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल और है, स्प्रिंग फोर्स जो है ना वो भी सेंट्रल फोर्स होती है, क्योंकि अगर हमारे पास एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो जो ये वाला पॉइंट होगा ना, यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये हमारी सेंटर ऑफ फोर्स होएगी, यानी कि जो ओरिजिन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या लगेगी, अगर डिस्प्लेसमेंटेड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो एफ स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने इसको यहाँ पे क्या एक्सपेंड किया है, अगर हम अब इसको कंप्रेस करें, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, ऐसा है ना। तो है हमेशा यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन वेक्टर आर है हमारा, उसी के या तो अलोंग है या फिर टूवर्ड्स है या फिर अवे है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है, स्प्रिंग फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। ओके, नेक्स्ट कुछ फीचर्स हैं हमारे इसके, सेंट्रल फोर्स मोशन के कुछ फीचर्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव
फोर्सेस, यानी कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, जो भी सेंट्रल फोर्स होगी वो क्या होएगी, कंजर्वेटिव फोर्स होएगी। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ, फर्स्ट पॉइंट कि जो सेंट्रल फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मतलब जो टोटल एनर्जी रहेगी सिस्टम की, टोटल एनर्जी रहेगी पूरे सिस्टम की, चाहे ये केस लगा लो, चाहे आप ग्रेविटेशनल फोर्स वाला सिस्टम लगा लो, तो जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी। इसका मतलब अगर कंजर्व्ड रहेगी तो जो फोर्स हमारे पास है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये सेंट्रल फोर्स है, वो क्या क्या फॉलो करेगा, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। सेंट्रल अगर कोई भी चीज़ है वो कंजर्वेटिव है तो उसके लिए जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ही यहाँ पे भी फॉलोड होंगी। जैसे कि F dot dr is 0 फॉर क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ के लिए, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगी। डेल क्रॉस एफ जो है वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। और ऐसी फोर्सेस के लिए हमारे पास एक पोटेंशियल होता है जो कि क्या है, माइनस डेल वी। ठीक है, यानी इस केस में एफ आर के केस में हमारे पास हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी आर इंटू में वी। वी क्या है, वी इज पोटेंशियल। तो ये बात समझ में आ रही है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अगर, पर ये किस चीज के लिए इंडिपेंडेंट है, अगर ये क्लोज्ड पाथ है तो जो हमारी फोर्स होएगी इक्वल टू 0 और डेल क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू 0, ये चीज 0 आएगी। और यहाँ पे फोर्स जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी होगा, पोटेंशियल यानी किसी स्केलर क्वांटिटी का, ऐसा ही होता है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी सेटिस्फाइड होंगी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं टॉक अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स इज 0। सेकेंड पॉइंट इज टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स। तो टॉर्क जो है वो किसी पॉइंट के अबाउट ही लगता है, तो जिस पॉइंट के अबाउट लगेगा वो पॉइंट है सेंटर ऑफ फोर्स। आपको हमेशा सेंटर ऑफ फोर्स से देखना है कि जो टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे इस केस में सेंट्रल फोर्सेस के केस में जो हमारा टॉर्क है वो हमेशा 0 होगा। कैसे होगा, कोई भी केस, अच्छा हम यही वाला केस ले लेते हैं कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ ओरिजिन पे है और सेंट्रल फोर्स कौन सी फोर्स है, सिर्फ वो फोर्स है जो रेडियस के अलोंग लगी है या पोजीशन वेक्टर के अलोंग लगी है। तो या तो आर इस डायरेक्शन में होगा, आर को हम इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, एफ या तो इसमें होगा या इसमें होगा। दोनों केसेस में आर और एफ के बीच में जो एंगल है वो क्या आएगा, यही देखते हैं ना हम, आर एफ साइन थीटा, और थीटा क्या होता है, आर और एफ। और यहाँ पे ये वाली फोर्स कौन सी है, यही वाली सेंट्रल फोर्स है। तो सेंट्रल फोर्स आर के या तो अलोंग ही होगी या टुवर्ड्स होगी या अवे होगी। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, या 0 डिग्री आ जाएगी या 180 डिग्री आ जाएगी। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि टॉर्क, मतलब ये नहीं कि हम कह रहे थे कि हम तो अभी प्लैनेटरी वो करेंगे मोशन और उसमें क्या ये घूम नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं, रोटेशन की वजह से हमेशा टॉर्क नहीं है। ये देखो हम बात कर रहे हैं इस फोर्स की जो यहाँ, अगर ये हमारे पास सन है और यहाँ पे हमारे पास और प्लैनेट है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसके बीच में फोर्स रहेगी वो क्या रहेगी, देखो
या तो टूवर्ड्स या अवे। तो ये वाली जो फोर्स है, यानी कि जो सेंट्रल फोर्स है ना, ये जो सेंट्रल फोर्स है ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो फोर्स है ना, सेंट्रल फोर्स, ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है? अगर टॉर्क जीरो है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? अगर टॉर्क जीरो है हमारे पास, टॉर्क इज जीरो अबाउट सेंट्रल फोर्स, तो क्या क्या होएगा? डी एल, एल क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, डी एल अपॉन डी टी भी क्या होएगा? जीरो। दिस implies डी एल इज इक्वल्स टू जीरो, मीन्स चेंज, इसका मतलब क्या है? यही है ना, चेंज इन एल, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ये जो चेंज है ये जीरो है, इसका मतलब जो एल एफ है वो एल आई के इक्वल है, तो ये चेंज जीरो है हमारा। सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज जीरो। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, तो यहीं से क्या आ रहा है? एल है वो कांस्टेंट है या कंजर्व्ड रहेगा। लेकिन किस केस में? सेंट्रल फोर्स के लिए कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स की बात कर रहे हैं हम, इस चीज को ध्यान रखें हमेशा। ओके, थर्ड पॉइंट, क्या है? एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या होता है, इसको हम डिटेल में करेंगे। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, इसको हम डिटेल में करेंगे। सो थर्ड पॉइंट इज एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम इज कांस्टेंट, दैट इज area swept by joining the particle to the center of force per unit time is constant. मतलब अगर यहाँ पे हम सन ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोई एक प्लैनेट है, जो ये वाली लाइन जो कि पार्टिकल को, ये हमारा सेंटर ऑफ फोर्स है, यहाँ पे इसको हम सेंटर ऑफ फोर्स कह रहे हैं, और ये पार्टिकल है। तो जो ये वाली लाइन है, ये जब मूव करते करते जो भी एरिया यहाँ पे कवर करेगी पर यूनिट टाइम, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे आगे जब हमारी एरियल वेलोसिटी का टॉपिक आएगा। बट अभी यही चीज याद रखनी है आपको कि सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ठीक है, तो यानी कि कंजर्व्ड, यानी कि यहाँ पे क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलोड करेगी। जो टॉर्क है अबाउट सेंटर ऑफ फोर्सेस जीरो एंड एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये तीन बातें याद रखनी है। अच्छा, जो ये हमारा मोशन होगा, ये टू डायमेंशनल मोशन होगा। तो एक पॉइंट और जो है वो ये है, सेंट्रल फोर्सेस के लिए ये है कि सेंट्रल फोर्स मोशन इज अ प्लेनर मोशन। सेंट्रल फोर्स इज अ प्लेनर मोशन, यानी कि हमेशा
टू डायमेंशनल मोशन है, टू डायमेंशन में होगा। और अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, so what would be the coordinate system which is preferable in this case, that is where the motion is two dimensional motion? So it is plane polar coordinate system, जहां पे हमारे पास क्या होएगा, आर एंड थीटा। ये हमारे पैरेंथेसिस के अंदर जो हमने लिखे हैं ये हमारे वेरिएबल्स हैं, आर एंड थीटा आर वेरिएबल्स। बट यहाँ पे हम हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, हमें तो अलोंग द आर लेना है ना, अलोंग द पोजीशन वेक्टर या अलोंग द रेडियस, इसके अलोंग लेना है, तो हम इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो नेक्स्ट इज प्लेन पोलर। थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहली बात यही है कि जो आर एंड थीटा हैं वो कांस्टेंट नहीं है। आर एंड थीटा जो हैं ये कांस्टेंट्स नहीं हैं इस केस में। सो इनके जो यूनिट वेक्टर हैं वो क्या होंगे, आर कैप एंड थीटा कैप। हमें जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो क्या बताते हैं कि इंक्रीजिंग, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है, यानी यूनिट वेक्टर क्या बताते हैं कि जो हमारी रेडियस है उसकी डायरेक्शन बताएंगे। और अगर डायरेक्शन की, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है यूनिट वेक्टर्स का, मैग्नीट्यूड होगा 1। तो जो बेसिक चीज है वो ये है कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो अगर यहाँ आई कैप है, यहाँ जे कैप है, तो इस केस में हमेशा आई डायरेक्शन यही रहेगी, ये एक्स है, वाई, तो हर बार जो है वो आई इस साइड ही होगा, जे इस साइड ही होगा। यहाँ पे करोगे तो भी कुछ चेंज नहीं आने वाला, आई इस साइड होगा, जे इस साइड होगा। सेम थिंग will happen in this fourth quadrant, I and J। अगर हम इसकी डायरेक्शन यहाँ ले रहे हैं तो सिंपली माइनस आई, इट विल बी माइनस आई एंड इट इज माइनस जे। इससे अलावा तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। बट जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, आर और थीटा चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक सर्कल कंसिडर करते हैं यहाँ, तो ये देखो यहाँ आर इस डायरेक्शन में है और थीटा इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखो क्या है, आर इस थीटा इस डायरेक्शन में है और जो आर है वो इस डायरेक्शन में। बट एक चीज़ क्या है कि इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो ये बहुत ही गलत बन गया ऐसे, मतलब ये 90 डिग्री रहेगा, यहाँ से भी ये भी 90 डिग्री रहेगा। ये सारे 90 डिग्री, थीटा कैप सेम यहाँ से आर कैप। तो यानी कि हर डायरेक्शन में आर जो है वो चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इसकी जो डायरेक्शन है उसको कंसिडर करने के लिए हर क्वाड्रेंट में, क्योंकि हर क्वाड्रेंट में अलग अलग है, यहाँ पे चारों क्वाड्रेंट्स में सेम है, बट यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो सब में देखो आर एंड थीटा की जो डायरेक्शन है वो चेंज होता जा रहा है। तो उसके लिए अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो वो क्या आएगा, अगेन से ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट है इधर,
सो this is x, so this is x and y coordinates in Cartesian. अच्छा, अब हम कर रहे हैं पोलर. तो पोलर के अंदर ये जो एंगल है ये हम हमेशा एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, जैसे ये रेफरेंस लाइन है या रेफरेंस डायरेक्शन बोलते हैं, तो ये रेफरेंस डायरेक्शन है. इससे थीटा एंगल, इसको एजिमथ एंगल भी कहते हैं, तो ये थीटा जो एजिमथ यहाँ से बनेगा, यानी ये थीटा और ये आर रेडियस, ये हमेशा इस डायरेक्शन में. तो ये आर होगी पोजीशन वेक्टर और ये होगा थीटा हमारे पास. तो इसको प्लेन पोलर में ये हो जाएंगे हमारे पास आर एंड थीटा. सो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा. इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू आर साइन कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा. और r जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. तो यहाँ से आर आ जाएगा, जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आई कैप प्लस वाई साइन थीटा जे कैप. सो आर कॉमन ले लेते हैं, तो आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई साइन थीटा जे कैप. तो यहाँ से हमारे पास आर यूनिट वेक्टर होता है, ये आर डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आर कैप विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई साइन थीटा जे कैप. सो you should remember this value. ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए हमेशा कि इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया इसको, बट इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है जो हम यहाँ से लेके करेंगे. प्रॉपर एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन निकाल के उस तरीके से आता है ये, बट यहाँ पे अभी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. ओके, आर कैप आ गया. दो ही वेरिएबल्स है हमारे पास, आर एंड थीटा. अगर थीटा कैप निकालना है तो डायरेक्ट जो ये वाली है ना, सिर्फ आई एम टेलिंग यू द वे हाउ यू कैन फाइंड थिंग्स वेरी इजीली. सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़्यादातर क्या है कि आप चीज़ों को समझ के तो करना ही चाहिए, बट एक ऐसा तरीका भी होना चाहिए जिससे आप बहुत जल्दी से मतलब उस चीज़ को कर दो. तो जैसे कि अगर थीटा कैप आ रहा है यहाँ पे, तो जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो जो वैल्यू आएगी वो थीटा कैप दे देगा. बट इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है, मैं बार बार बता रही हूँ, मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ अभी. सो जो कॉस है वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस, सॉरी ये मैंने गलती से लिखा है इधर, ये हट जाएगा, ये मैंने क्या किया है हर जगह, सॉरी, इट इज़ आर. और साइन का डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा जे कैप. तो सेकेंड ये, यानी आर एंड थीटा जो है वो आपको याद होना चाहिए. सो ये टू वैल्यूज हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं. अब हम अभी तक हमने सिर्फ बेसिक किया है, अब हम अपना चैप्टर जो है उसे स्टार्ट करते हैं. तो यूनिट वेक्टर्स हमने कर लिए कि यूनिट वेक्टर्स क्या क्या थे. जैसे यहाँ पे आर एंड थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये वाला यहाँ से अगर हम कहीं इसकी, हम इसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट थी यूनिट वेक्टर्स.
सेकेंड इज पोजीशन वेक्टर। सो इस केस में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, क्योंकि हम मैथमेटिकल उन्हीं चीज़ों को लेके चलेंगे ना जो हमारे उस सिस्टम में फिट कर रही होंगी। जैसे कि अगर हम प्लैनेट्स के मोशन को देखें तो यही चीज़ फिट कर रही है ना, यहाँ सेंटर ऑफ मास है हमारे पास, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर है तो ये भी तो आर थीटा को ही फॉलो कर रहा है, आर थीटा को रहा है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इससे इनके रिलेशन क्या रहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशन क्या रहेंगे, ठीक है। तो वो ही चीज़ हम अब जस्ट अभी बेसिक डेफिनेशंस कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमने किया वो यूनिट वेक्टर्स आर एंड थीटा, जो यूनिट वेक्टर्स क्या क्या होंगे, और अब हम कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यानी जो आर है वो क्या होगा। देखो जो आर है हमारे पास वो है आर एंड आर कैप। थर्ड पॉइंट, अच्छा ये तो क्लियर होगा पोजीशन वेक्टर क्या है, आर, आर का मैग्नीट्यूड इनटू आर ही होगा। आर यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड, यही होता है ना। तो यही चीज सिर्फ इसे यहाँ ऐसे लिखा है हमने पोजीशन वेक्टर के लिए। थर्ड, पोजीशन के बाद क्या आता है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, v इज इक्वल्स टू डी आर ओवर डी टी, इट इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी इंटू आर आर कैप। यानी कि जो यहाँ ऊपर पोजीशन वेक्टर था उसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। सो क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी इंटू आर कैप प्लस आर डी आर अपॉन डी टी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, डी आर अपॉन डी टी, यहाँ पे हम बार बार डी बाई डी टी लिखने के बजाय हम यहाँ आर डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी बाई डी टी को। तो आर डॉट यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आर डॉट आर प्लस आर डी आर ओवर डी टी। अब देखो अगर ये कांस्टेंट होता तो हम ये चीज ऐसी करते ही नहीं, बट हमें पता है कि यहाँ पे आर हमारा जो है वो क्या है, वेरिएबल है, और आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ले लेते हैं आर यूनिट वेक्टर, पता है क्या है, मैंने कहा था उसे याद कर लेना। आर यूनिट वेक्टर क्या है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, इट इज सो डी आर ओवर डी टी क्या हो जाएगा। अब पता है थीटा भी वेरिएबल है, थीटा भी कांस्टेंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप प्लस कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी इंटू जे कैप। Okay, fine. So it is minus sin थीटा, थीटा डॉट लिख सकते हैं ना इसको, थीटा डॉट प्लस कॉस थीटा, थीटा डॉट जे कैप। माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, थीटा डॉट आ गया हमारे पास। और ये किसकी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू किसकी है, ये थीटा ही तो होता है। सो थीटा थीटा डॉट, इसकी वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो ऊपर इसको पुट कर देते हैं, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे यहाँ पे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा थीटा, सॉरी ये थीटा मैंने, ये थीटा कैप है इधर, ये थीटा कैप की वैल्यू है, थीटा कैप की वैल्यू है ये, और ये थीटा डॉट। सो आर थीटा डॉट यही आएगी। सो
v इज इक्वल्स टू r डॉट r यूनिट वेक्टर प्लस r थीटा डॉट थीटा यूनिट वेक्टर। ये लर्न करनी है ये वैल्यू, अगर, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको पूरा डिराइव करो, ठीक है। अगर भूल गए हैं तो फिर तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, अदरवाइज लर्न करना ही ठीक है। तो लर्न देखो, अगर हम इसको लर्न करना चाहें तो क्या आएंगे, एक आर होएगा हमारे पास, एक थीटा कैप। तो आर के साथ आर डॉट, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है आर डॉट। सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ लर्न करने का और कुछ नहीं है। थीटा डॉट आर, आर थीटा डॉट इसके साथ, ठीक है। सो ऐसे लर्न कर सकते हैं कि आर कैप के साथ आर डॉट और थीटा यूनिट वेक्टर के साथ आर थीटा डॉट। ओके, नेक्स्ट जो है वो है एक्सेलरेशन। सो जो फोर्थ क्वांटिटी है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, a इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी। सेम इसको भी पहले की तरह ही सॉल्व करना है। r डॉट r यूनिट वेक्टर प्लस r थीटा डॉट, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे r डबल डॉट, ये हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हम कर चुके हैं इसको पहले, बेसिक्स यूज़ कर चुके हैं इसके, प्लस r डॉट थीटा कैप प्लस r डी थीटा डॉट अपॉन डी टी प्लस r थीटा डॉट डी थीटा यूनिट वेक्टर अपॉन डी टी। अच्छा, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है हमें। इनकी वैल्यूज़ जब निकालेंगे, ये सेम r यूनिट वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी, सो इसकी क्या आएगी थीटा डॉट थीटा, और यहाँ से इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये भी जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस थीटा डॉट r यूनिट वेक्टर। सो नाउ वी कैन प्रोसीड as acceleration is equals to double derivative of r unit vector plus r dot theta cap plus r dot theta। अब ये बड़ी सी लग रही है, बट जब हम इसे बार बार यूज करेंगे तो r थीटा डॉट माइनस थीटा डॉट r, so acceleration will be equal to r double dot minus r theta dot square plus 2r dot theta dot plus r theta double dot सेम। इसके लिए भी मैंने कोशिश तो की है कि, बट ये इतनी ख़तरनाक है कि इसका कोई ऐसा निकला नहीं। जैसे कि जब हम वेलोसिटी के लिए करते हैं, जब हम वेलोसिटी के लिए आर एंड थीटा कैप का एक्सप्रेशन लर्न करते हैं, तो आर, मैंने कहा था यहाँ आर आ जाएगा आर डॉट, यहाँ थीटा डॉट और इसके आगे आर, ठीक है। तो सेम इसके लिए भी कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन है तो आर डबल डॉट की टर्म तो आएगी, ठीक है, और आएगा आर थीटा के ऊपर भी डबल डॉट आएगा। जैसे जो ये चीज़ थी आर डॉट, यहाँ आर डबल डॉट लिख दो, आर है यहाँ आर थीटा डबल डॉट लिख दो। फिर थोड़ी सी अजीब सी है जो हमें लर्न करनी होगी। सो वो है, देखो उसके लिए क्या करना है, आर थीटा दोनों साइड लिख दिया, आर थीटा। सो यहाँ पे दोनों के ऊपर डबल डॉट एंड 2,
यहाँ पे माइनस साइन, देखो इतनी ही हेल्प हो सकती थी इसे डायरेक्ट लर्न करवाने में कि आर डबल डॉट आर थीटा डबल डॉट, ये तो इजी है। लेकिन इसके बाद आर थीटा लिख दो, उसके बाद आर डॉट, ये भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप रोट लर्निंग करें, नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितना समझ के करना ज़रूरी है उतना ही रोट लर्निंग भी ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ इंस्टेंटली एकदम उसी वक्त निकल के आए जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं होता, कंपटीशन नाम ही इस चीज़ का है। तो ये एक तरीका, हर कोई अपना अपना तरीका डेवलप कर सकता है। सो इट इज़ द वे विच आई हैड डेवलप्ड फ्रॉम माई साइड, so hope it would be helpful to you. So proceeding next. So in central force motion, ये बहुत important point है जो हम आगे कर रहे हैं, वो है in central force motion। ये चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ कि सेंट्रल फोर्स मोशन में हमें रेडियल डायरेक्शन ही देखनी है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है वो रेडियल डायरेक्शन के ऊपर ही है ना। फोर्स जो है, जिस फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो रेडियल डायरेक्शन से ही रिलेटेड है। तो इस केस में थीटा कंपोनेंट जो आएगा एक्सेलरेशन का, थीटा कंपोनेंट जो है, सो थीटा कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। तो जब हम थीटा कंपोनेंट कौन सा है, ये आर कंपोनेंट है, ये इसका आर कंपोनेंट है, ये इसका थीटा कंपोनेंट है। सो जो थीटा कंपोनेंट यानी 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट इज इक्वल्स टू 0। क्या हम इसे लिख सकते हैं 1/2 d over dt r square theta dot is equals to 0. This implies d by dt r square theta dot is equals to 0. Hence r square theta dot is 0. ये 0 है या कांस्टेंट है, ठीक है, 0 है या कांस्टेंट है। सो इस केस में r d theta up over dt into r, it is constant। ये इस तरीके से भी मैंने इसीलिए लिखा है ताकि इसको इजीली लर्न कर सकें हम। तो जो ये मैंने लिखा है यहाँ, इसको इसीलिए लिखा है ताकि हम इसको इजीली लर्न कर सकें, यानी r और इनके बीच में सैंडविच्ड है हमारा d थीटा अपॉन dt। अदरवाइज रिलेशन ये है r स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल्स टू 0 और r स्क्वायर d थीटा। क्योंकि कुछ जो पैटर्न्स है ना वो लर्न करने में ईजी रहते हैं जब हम उनको किसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दें। सो इसको मैंने इस तरीके से, सबका अपना अपना वे है, सो मैंने अपना बता दिया कि इस तरीके से अगर हम लर्न करेंगे तो ये इजीली लर्न हो जाएगा r d थीटा अपॉन dt। सो अभी तक लग रहा होगा कि ये कोई इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये बेसिक था और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि टिफर में आया था। टिफर 2014 का क्वेश्चन है, जिसका क्या है कि अ पार्टिकल मूव्स under the influence of a central potential in an orbit
इक्वेशन दी है r इज इक्वल्स टू k थीटा की पावर 4 वेयर k is constant and r is distance from origin. आगे क्या गिवन था? It follows that angle theta varies with time t as a theta depends on टाइम t की पावर 1/9, क्योंकि जो t है वो हमें क्या गिवन है? टाइम। यहाँ पे ये t ऐसे लिख लो। सो b इज थीटा डिपेंड्स ऑन t की पावर 1/8। सी ऑप्शन है 1/7 एंड डी ऑप्शन इज थीटा डिपेंड्स ऑन t की पावर 1/6। ठीक है, सो आप पोज करके इसे ट्राई कर सकते हैं। सो इसके अंदर जो बेसिक फॉर्मूला लगना था वो क्या लगना था? वो ही एक्सेलरेशन वाला। सो यहाँ पे हमारे पास था r d थीटा अपॉन डी टी इंटू आर। यही बताया था ना, डी थीटा अपॉन डी टी सैंडविच्ड है r के बीच में, सो इट इज कांस्टेंट। तो यहाँ देखो सारे जो सेंट्रल पोटेंशियल बोला इसने, मैंने बताया था कि सेंट्रल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होती है, तो अगर वो कंजर्वेटिव है तो वो उसके पास एक पोटेंशियल होगा, यानी फोर्स जो है वो किसी पोटेंशियल से डिफाइन होगी। ऑर्बिट के अंदर है आर एंड थीटा में रिलेशन हमें दिया हुआ है। सो ये भी दिया है कि आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो बताया कि जो थीटा है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो देखो यहाँ पे आर भी है, थीटा भी है, टाइम के साथ थीटा कैसे वेरी कर रहा है वही चीज तो निकलेगी ना, डी थीटा अपॉन डी टी। सॉरी, सो ये देखो, सो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? ये हमारे पास फॉर्मूला है, सीधा इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। So hence it is r square d theta over dt is a constant. r क्या आएगा? जो कि हम अगर r जो है वो है k थीटा गिवन, क्वेश्चन में गिवन है ये। सो r की वैल्यू पुट कर देते हैं, k थीटा over the power 4 square into d theta over dt is a constant. So k square theta की पावर 8 d theta over dt is equals to c. So k square theta की पावर 8 d theta is equals to c dt। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। सो जो वैल्यू है वो आ जाएगी k स्क्वायर थीटा की पावर 9/9, इट इज इक्वल्स टू सी टी। सो यहाँ से हमें और क्या कुछ नहीं करना है, ना ही कुछ सॉल्व करना है। तो देखो जो टाइम पीरियड है इसको अगेन आप डी टी ले लो। सो जो टाइम पीरियड है वो थीटा की पावर 9 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नोटेशंस का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ मुझसे थोड़ी गड़बड़ हुई है। सो टी ले लो, चाहे कैपिटल टी ले लो सारी जगह। सो कैपिटल टी लोगे तो ये भी कैपिटल टी आएगा। सो टी डिपेंड्स ऑन थीटा की पावर 9। ठीक है, सो रिलेशंस थीटा में दे रखे हैं। सो थीटा डिपेंड्स ऑन टी की पावर 1/9। तो ये आंसर था। कितना मुश्किल था? बहुत इजी था, और टिफर का क्वेश्चन है ये। सो सीधा फॉर्मूले बेस्ड
मैं नहीं कहूँगी कि सारे इतने इजीली हो जाएंगे, बट फिर भी काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो सीधा इस तरीके से हो जाएंगे. सो कीप प्रैक्टिसिंग. प्रैक्टिस इज मस्ट. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा हम आगे निकलेंगे. सो नेक्स्ट हम इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड आगे जो मैं वीडियोस लाऊंगी मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी गलतियां मुझसे आज हो रही हैं सो वो आगे ना हो. हाँ, बट कंटेंट जो है वो मैंने प्रोवाइड, जितना अभी तक का जो प्रोवाइड किया है वो सारा यूज़फुल रहेगा इस चैप्टर में आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. So meet you in the next video. Bye bye, take care.